इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 11 अप्रैल 2024-25 का बाय द आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है 2025 में सबसे अधिक अरबपतियों वाला शहर कौन है? ठीक है, ए मॉस्को, बी न्यूयॉर्क, सी हांगकांग या डी लंदन। तो सबसे अधिक अरबपतियों वाला शहर कौन से? ये न्यूयॉर्क है। 2025 तक न्यूयॉर्क शहर सबसे अधिक अरबपतियों वाला शहर होगा, जहां 123 अरबपति होंगे और कुल शुद्ध संपत्ति कितना? 759 अरब डॉलर होगी। उसके बाद मॉस्को, हांगकांग, लंदन का स्थान आता है। ठीक है, रैंकिंग देख लेते हैं इसका। 2025 में सबसे अधिक अरबपतियों वाले शीर्ष 10 शहर देख लेते हैं। ये पहला रैंक है का न्यूयॉर्क शहर का। इसमें कितने हैं? 123 अरबपति हैं। कितना है ये? 759 बिलियन डॉलर है। और सबसे क्या है, अमीर निवासी कौन सा? माइकल ब्लूमबर्ग। इनकी संपत्ति 105 बिलियन है। उसके बाद मॉस्को है। मॉस्को में कितने अरबपति हैं? ये 10 हैं। 90 है। इनकी संपत्ति कितनी? 409 बिलियन। इसमें मॉस्को के सबसे अमीर व्यक्ति हैं वागिट एलेक पेरो। ठीक है, इनकी संपत्ति 28.7 बिलियन। उसके बाद आता है हांगकांग। हांगकांग में कितने अरबपति हैं? ये 72। इनके संपत्ति कितने? 309 बिलियन है। इनका यहाँ का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? ली का सिंह। इसकी संपत्ति कितनी है? क्या है ये? 38.9 बिलियन डॉलर। चौथे पे लंदन है। इसमें 71 अरबपति हैं। इनका टोटल कितना है? संपत्ति 355 बिलियन है। लेन ब्लावतनिक क्या है? इसके सबसे यहाँ के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी संपत्ति है कितनी? 29.9 बिलियन डॉलर। उसके बाद बीजिंग का नंबर आता है कितना? 98 यहाँ। ठीक है, 98 में 68 लोग हैं। यहाँ के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? ले जून। उसके बाद मुंबई का नंबर आता है भारत में। इसमें कितने बिलियनर हैं? 67। ठीक है, इसमें सबसे अमीर बिलियन कौन से? ये मुकेश अंबानी। इनकी कितनी ये नेटवर्थ है? 92.5 बिलियन। उसके बाद आता है सिंगापुर 7वें नंबर पर। यहाँ पे कितने? 60 बिल क्या है? अरबपति की संख्या कितनी है? 60 है। यहाँ पे झांग यिमिंग सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी कुल संपत्ति कितनी है? 65.5 बिलियन। उसके बाद आता है सैन फ्रांसिस्को। इसमें 58 लोग अरबपति हैं। जस्टिन मस्कोविट्स यहाँ के सबसे अमीर व्यक्ति है, यहाँ के मॉस्को के। उसके बाद संघाई आता है। संघाई चीन, 58 है। ठीक है, कोलिन हुआंग यहाँ के सबसे अमीर व्यक्ति। इनकी संपत्ति कितना? 42.3 बिलियन डॉलर। तो लॉस एंजल्स 56 आते हैं। इसमें अमीर व्यक्ति अरबपतियों की संख्या कितनी? 56 है। ठीक है, पीटर थिल यहाँ के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, कहाँ के? लॉस एंजल्स। अगला प्रश्न है, ब्लैक रॉक ने 750 बिलियन डॉलर के किस बॉन्ड का समर्थन किया है? मतलब किस बॉन्ड का समर्थन किया है? ए अडानी प्राइवेट बॉन्ड इशू, बी सोना एसेट मैनेजमेंट का, सी जेफरीज का, या डी जेपी मॉर्गन का। तीनों क्या क्या? ये ब्लैक रॉक ने 700 बिलियन डॉलर के अडानी प्राइवेट बॉन्ड इशू का समर्थन किया है। दुनिया का सबसे बड़ी एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक ने भारत के अडानी समूह द्वारा जारी किए गए 750 मिलियन डॉलर के निजी बॉन्ड को सब्सक्राइब किया है। कई प्रमुख अमेरिकी और यूरोपीय निवेशकों से जुड़े इस सौदे के समूह में निवेशकों के विश्वास में सतर्कतापूर्ण लेकिन उल्लेखनीय वापसी का पता चलता है। जुटाई की पूंजी अडानी की सहायक कंपनी रिन्यू एग्जिंग को आईटीडी क्या है? आईटीडी सीमेंटेशन के अधिकार में फंड देगी, जिससे भारत के तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में इसकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब अडानी के चेयरमैन गौतम अडानी पर अमेरिका में सौर ऊर्जा परियोजनाओं में से संबंधित 256 बिलियन डॉलर के रिश्वत कांड के आरोप लगे हैं। अगला प्रश्न है, निर्बाध स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन के लिए अंतर एम्स रेफरल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया?
किसने किया? ए जेपी नड्डा ने, बी अमित शाह ने, सी निर्मला सीतारमण ने या डी राजनाथ सिंह के? तो इसका उद्घाटन किया है अंतर एम्स रेफरल पोर्टल का शुभारंभ किया जेपी नड्डा ने। कहाँ पे? ये नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ किया था? ये नई दिल्ली में किया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एम्स नई दिल्ली द्वारा विकसित इंटर एम्स रेफरल पोर्ट का शुभारंभ किया। पोर्ट का उद्देश्य रोगी रेफरल को अधिक कुशल, सुरक्षित और पारदर्शी बनाकर स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। यह पहल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य सेवा में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को शामिल करने के प्रयास का हिस्सा है। अगला प्रश्न, हाल ही में रणनीतिक परियोजनाओं के माध्यम से भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संबंधों को मजबूत करना है? ए चीन, बी रूस, सी अमेरिका या डी ब्राजील? तो ये क्या है? ये रूस के बीच क्या है? द्विपक्षीय निवेश संबंधों को मजबूत करना है, जैसे भारत और रूस के बीच। भारत और रूस ने द्विपक्षीय निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए 6 नई रणनीतिक परियोजनाओं पर सहमति व्यक्त की। कितनी? 6, जो उनके आर्थिक सहयोग को गहरा करने में महत्वपूर्ण कदम है। यह सहमति नई दिल्ली में आयोजित भारत रूस कार्य समूह की प्राथमिकता निवेश परियोजनाओं यानी कि IRDWGPIP के 8वें सत्र के दौरान की गई। सत्र की अध्यक्षता दोनों देश के वरिष्ठ अधिकारियों ने की और कई क्षेत्रों में आपसी हितों को आगे बढ़ाने पर क्या ध्यान केंद्रित किया। दोनों देशों ने अपनी व्यापक आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के साधन के रूप में निवेश सहयोग का विस्तार करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिसमें 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी घोषणा के बाद लगातार वृद्धि देखी गई है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट GTS 2025 का नवा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए मुंबई में, बी चेन्नई में, सी दिल्ली में या डी बेंगलोर में? ये कहाँ पे ये आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का नवा संस्करण 10 से 12 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली भारत में आयोजित किया जाएगा। यह भू प्रौद्योगिकी पर भारत का प्रमुख संवाद है, जिसका आयोजन विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। जिसे विदेश मंत्रालय कार्नेगी इंडिया द्वारा। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देने, डिजिटल शासन को मजबूत करने और वैश्विक सहयोग को बढ़ाने में उभरती प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर चर्चा को आगे बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, चीन ने व्यापार युद्ध के बढ़ने के जवाब में किस देश की वस्तुओं पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? ठीक है, घोषणा की है। किस? ब्राजील पर, बी मैक्सिको पर, सी अमेरिका पर या डी रूस पर? ये किस पे की? ये अमेरिका पर। कितना टैरिफ लगाया है? 84% टैरिफ लगाया है अमेरिका पर। किसने? चीन पे। चीन ने। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध नाटकीय रूप से बढ़ गया है। चीन ने जवाबी शुल्क में तीव्र वृद्धि की घोषणा की। ट्रंप प्रशासन द्वारा चीनी आयात पर क्या 104% टैरिफ लगाए जाने के जवाब में चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर अपने टैरिफ को कितना 84% तक बढ़ा दिया, जो व्यापार विवाद में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। इस वृद्धि के कारण कई जवाबी उपाय किए गए हैं, जिनमें निर्यात नियंत्रण, अमेरिकी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट में शामिल करना और विश्व व्यापार संगठन में शिकायत दर्ज करना शामिल है। ये देखो कि ये चीन है, इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग है। पॉपुलेशन कितना है? 141.04 करोड़। किसके? ये 2023 के वर्ल्ड बैंक के अनुसार। प्रेसिडेंट के शी जिनपिंग है। प्रोविंस क्या है? गुआंगडोंग प्रोविंस है। और क्या प्रोविंस है? हैनान, सिचुआन, यानान, सी मोर है। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? मंडारिन इसका क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है मंडारिन।
इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, ऊपर क्या है इसके, मंगोलिया, कजाकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, ये छोटा सा लगता है पाकिस्तान, ठीक है, ये न्यू दिल्ली भारत, नेपाल, ठीक है, म्यांमार, वियतनाम, ये ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, ठीक है, ये फिलीपींस है, ये सियोल है साउथ अफ्रीका, ये नॉर्थ नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दुबई में अपनी परिसर स्थापित करेगा, अपना परिसर स्थापित करेगा? ए IIM लखनऊ, बी IIM इंदौर, सी IIM अहमदाबाद, या डी IIM कलकत्ता। तो ये कौन स्थापित करेगा दुबई में अपना परिसर? ये IIM अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर दुबई में स्थापित किया जाएगा, जो संस्थान के लिए एक अग्रणी पहल होगी। यह घोषणा मुंबई में IIM अहमदाबाद और UAE सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद की गई। परिसर क्या 29 तक चालू हो जाएगा, 2029 तक। निम्नलिखित, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने जल संरक्षण के लिए भागीरथ ऐप लॉन्च किया? ए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, बी सी उत्तराखंड की सरकार ने, या डी हरियाणा राज्य की सरकार ने? ये उत्तराखंड की सरकार ने भागीरथ ऐप लॉन्च किया है, किसके लिए? जल संरक्षण के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के जल संरक्षण अभियान यानी जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत भागीरथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अभियान की थीम धरा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा के अनुरूप इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को अपने क्षेत्रों में खतरे में पड़े जल स्रोतों की सूचना देने में शामिल करना है। यह ऐप सरकार के नौलों, धाराओं, वर्षा आधारित नदियों जैसे महत्वपूर्ण जल निकायों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम बनाएगा। भागीरथ ऐप को लुप्त प्राय जल स्रोतों की पहचान करने, उनकी सूचना देने व स्थानीय भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए पेश किया गया था। इस ऐप का उद्देश्य सरकार को महत्वपूर्ण जल निकायों के पुनरुद्धार और संरक्षण की दिशा में कदम उठाने में क्या मदद करना है। उत्तराखंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन और आबकारी नीति को मंजूरी दी। किसको? एकीकृत पेंशन और आबकारी नीति को मंजूरी दी है। उत्तराखंड में अवैध सौदों पर अंकुश लगाने के लिए भूमि सुधार विधेयक पारित किया। चमोली पर्यटकों के लिए डिजिटल इनर लाइन परमिट प्रणाली शुरू की गई है। उत्तराखंड और आइसलैंड ने भूतापी ऊर्जा पर सहयोग किया है। उत्तराखंड में सोप स्टोन खनन संकट गहराया। उत्तराखंड ने पौधों के संरक्षण की महाभारत वाटिका स्थापित की है। उत्तराखंड जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता लागू करेगा। 2025 में उत्तराखंड सरकार की पहली योग नीति पेश की है। क्या योग नीति पेश की है? उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1600 घर बनाए जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ में जल जीबी मेले का उद्घाटन किया। ADB ने उत्तराखंड को $200 मिलियन के ऋण मंजूर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली हेली एम्बुलेंस संजीवनी का शुभारंभ किया। भारत का पहला लेखक गांव देहरादून के निकट है। कौन सा लेखक गांव? देहरादून के निकट है। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस व्यक्ति को नेपाल राष्ट्रीय बैंक है, या राष्ट्रीय बैंक है, नेपाल राष्ट्रीय, ठीक है, बैंक की कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया है? ए डॉक्टर नीलम डुंगाना तिमसिना, बी है बम बहादुर मिश्रा को, सी डॉक्टर गुणाकर भट्ट को, या डी ज्ञानेंद्र डुंगाना को। तो ये किसको नियुक्त किया गया? ये डॉक्टर नीलम डुंगाना तिमसिना को किसका? नेपाल राष्ट्रीय बैंक के कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया।
नेपाल का राष्ट्रीय बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक यानी कि नेपाल राष्ट्र बैंक यानी कि एनआरबी के वरिष्ठ उप गवर्नर डॉक्टर नीलम धुंगाना तमसीना को पिछले गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी के 5 साल के कार्यकाल के पूरा होने यानी 6 अप्रैल 2025 को समाप्त के बाद कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया। उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पैडोल के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय ने डॉक्टर धुंगाना को यह पद भार सौंपा। यह बदलाव एनआरबी के लिए नए गवर्नर के चयन की चल रही प्रक्रिया के बीच हुआ है। इस प्रक्रिया में गवर्नर नियुक्त और अनुशासन समिति शामिल है, जिसे मंत्रिपरिषद के लिए उम्मीदवारों का प्रस्ताव करने का काम सौंपा गया है। ये है नेपाल, ठीक है, कार्नेल, ठीक है। ये क्या सुदूर पश्चिम है, सुदूर पश्चिम कार्नेल। ये गंडाकी है, ये लुम्बिनी है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये लुम्बिनी। ये बगाना प्रोविंस 1 है और मध्य से, ये मध्य से, ठीक है। प्रोविंस कितने हैं? 7। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 77 पूरे नेपाल। इसके थोड़ा बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है काठमांडू है, करेंसी नेपाली रूपी है, पॉपुलेशन 2.97 करोड़ है, ऑफिशियल लैंग्वेज है नेपाली, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडोली। हाल ही में निम्न में से किस व्यक्ति को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए राजेश उन्नी को, बी अरुण शर्मा को, सी श्री श्याम जगन्नाथन को, या डी श्री धीरेन्द्र कुमार सन्याल को। ये सम्मानित किया गया किससे? ये राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से। नौवहन महानिदेशक यानी कि डीजीएस द्वारा प्रस्तुत समुद्री राष्ट्रीय वरुण पुरस्कार समुद्री क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान है। 5 अप्रैल 2025 को मुंबई में क्या 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह के दौरान सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनके महत्वपूर्ण योगदान ने देश के समुद्री परिदृश्य को आकार दिया है और उसे बदला है। अगला प्रश्न, किस संस्था ने उन्नत आनुवंशिक और क्लोनिंग तकनीकों के माध्यम से विलुप्त हो चुके डायर वुल्फ को वापस लाने में सफलता प्राप्त की है? ए कोलोसल बायोसाइंसेस, बी श्रोडिंगर, सी फाइजर, या डी बायोजेनेक्स। कौन है? तो ये है सफलता किसने पाई है? कोलोसल ये बायोसाइंसेज ने, कोलोसल बायोसाइंसेज ने। दलास स्थित बायोटेक कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेज ने पहली बार विलुप्त प्रजाति डायर वुल्फ की सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है, जो 12,500 साल पहले विलुप्त हो गई थी। अत्याधुनिक डीएनए तकनीक और क्रिस्पर जैसी जीन एडिटिंग तकनीकों का उपयोग करके कोलोसल बायोसाइंसेज ने 3 डायर वुल्फ पिल्लों को जन्म दिया है। यह सफलता विलुप्ति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जहां कंपनी का लक्ष्य विलुप्त प्रजातियों को पुनर्जीवित करना और संरक्षण प्रयासों में मदद करना है। ठीक है, ग्रे वुल्फ और डायर वुल्फ में अंतर देख लेते हैं। ग्रे वुल्फ विशेषता है देख लेते हैं, और डायर वुल्फ क्या है? ये वर्तमान में मौजूद है, ठीक है, और ये लगभग 13,000 साल पहले क्या विलुप्त हो गए थे। औसत कुत्ते से बड़ा लेकिन डायर वुल्फ से छोटा है। कौन सा? ग्रे वुल्फ। डायर वुल्फ ग्रे वुल्फ से बड़ा और भारी था। 30 से 50 किलो के बीच वजन होता है इनके पास में, वह 50 से 70 किलो या उससे अधिक वजन होता है ग्रे डायर वुल्फ का। छोटे और पतले, तेज काटने के लिए इस्तेमाल, ठीक है। क्या होता है? दांत और जबड़े। बड़े मजबूत दांत होते हैं, हड्डियां चबाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। रहने की जगह क्या है? यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, एशिया और दक्षिण अमेरिका इनका रहने का स्थान है।
थैंक यू, धन्यवाद।